हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 यानी इंडियन ईजमेंट एक्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने इंडियन ईजमेंट एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। उम्मीद है कि आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आज मैं कुछ थ्योरी आपको बताऊँगा इसके बारे में, और यह वीडियो इसी एक ही वीडियो में मैं पूरा ईजमेंट एक्ट को ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि आपको मैं उसमें समझा ले जाऊँगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इस ईजमेंट एक्ट में दोस्तों क्या है कि टोटल जो हमने बताया कि इसमें 6 अध्याय हैं, और सेक्शन जो है दोस्तों कितना है, सेक्शन आपका है 64, यानी कि आपका चैप्टर जो है, आपका चैप्टर है 6 और सेक्शन आपके हैं, सेक्शन है 64। हमने ये भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो है दोस्तों आपका ये पारित हुआ 17 फरवरी 1882 को। कब पारित हुआ? 17 फरवरी 1882 को। लेकिन ये कब से यानी कि प्रभाव में है, कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 1882 से यह प्रभाव में है। तो इसकी दोनों डेट दोस्तों याद रखिएगा। यह है आपकी पारित होने की डेट, यह है लागू होने की डेट। तो दोनों आप याद रखिएगा, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों इससे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि आज मैं थ्योरी इसको आपको पढ़ाऊंगा और समराइज़ लगभग एक ही वीडियो में ख़त्म करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, जो आपका वन लाइनर टाइप का ये आपके सामने है। तो इसमें दिया है कि भूमि के स्वामी, यहाँ पर इसमें सुखाचार को डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया गया कि सुखाचार हम किसको कहते हैं? क्योंकि इस अधिनियम का जैसे कि नाम है भारतीय सुखाचार अधिनियम यानी इंडियन ईजमेंट एक्ट। तो हम सुखाचार किसको कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में यही आता है कि सुखाचार क्या होता है। तो इसको दोस्तों सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया। कहाँ पर किया गया है? सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। क्या है इसकी डिफिनीशन? कि भूमि के स्वामी या अधिभोगी को भूमि के लाभप्रद उपयोग हेतु किसी अन्य की भूमि पर कुछ करने या करते रहने का अधिकार ही सुखाचार है। तो इसको अगर हम और भी आसान शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए कि जैसे ये एक भूमि हो गई, ठीक है। अब इसका कोई ओनर है, इसका मान लीजिए कोई ओनर है। अब इस भूमि के इस्तेमाल करने के लिए अब इसके अगल बगल जितनी भी भूमि है, माने किसी दूसरे की जो भूमि है, इसकी ये अगल बगल की जितनी भूमियाँ हैं ये इसकी नहीं हैं। अब इस ज़मीन के इस्तेमाल करने के लिए इन भूमियों पर जो है किसी अन्य की भूमि पर कुछ करने, यानी कि मान लीजिए अगर इधर से रास्ता है तो ये जाएगा इस पर, या मान लीजिए इस अपने घर में कुछ लाना है, डायरेक्ट नहीं ला सकता, तो यहाँ पर मान लीजिए पहले एक बार रखेगा, फिर उठा करके अपने घर में रखेगा। मान लीजिए यहीं तक गाड़ी आ सकती है, उसने कोई अनाज अपनी गाड़ी पर लाद के लाया, यह भी दूसरे की ज़मीन है, यह भी दूसरे की ज़मीन है, यहाँ रास्ता सकरा है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अनाज को उतारेगा और यहाँ से पैदल लेकर के इसको अपने सर पे रख के यहाँ अपने घर में ला के रखेगा। तो दोस्तों ये जो हुआ कि ये जो भूमि का जो स्वामी है, ये जो है, ये जो भूमि का स्वामी ये हो गया, ये जो है इस भूमि के लाभप्रद उपयोग के लिए, अब इसका जो है मान लीजिए मकान हो, खेत हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लाभप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य की भूमि, यानी कि ये जितनी भूमियाँ हैं, किसी अन्य की भूमि पर कुछ करने या करते रहने, ठीक है, किसी अन्य की भूमि पर करने या करते रहने का जो अधिकार है उसी को यहाँ सुखाचार कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों ये भी जान लीजिए कि ये जो भूमि होती है, इसको जो होती है, इसको हम अधिष्ठायी भूमि कहते हैं। इसी भूमि को हम अधिष्ठायी भूमि कहते हैं। इसको हम डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट, इसको हम हेरिटेज कहते हैं। कौन हेरिटेज कहते हैं? डोमिनेंट। दोस्तों इसको समझना काफ़ी आसान है। इसको जब समझ लेंगे तो आगे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब और ये जो भूमि है दोस्तों, इसको अधिसेवी हम हेरिटेज कहते हैं, यानी अधिसेवी संपत्ति हम कहते हैं, यानी कि सर्वियांट इसको हेरिटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वियांट हेरिटेज, ठीक, सर्वियांट हेरिटेज हम इसको कहते हैं। तो आगे दोस्तों अब ये जान लीजिए कि हमने आपको बताया कि कौन होगी, ये होगी अधिष्ठायी भूमि और ये होगी अधिसेवी भूमि। अब इसका जो स्वामी होगा, इसका जो ओनर होगा, यानी अधिभोगी जो होगा, उसको हम कहते हैं कि अधिष्ठायी स्वामी, और इसको अनुसेवी स्वामी हम कहते हैं। इसका जो मालिक होगा। आगे इन्हीं सब चीज़ों को विस्तार से और बताया गया है कि वह भूमि जिसमें लाभप्रद उपयोग के सुखाचार प्राप्त होता है अधिष्ठायी संपत्ति है। हमें आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कि उसी को हम डोमिनेंट हेरिटेज कहते हैं, तथा वह भूमि
जिस पर भार आरोपित है उसे अनुसेवी संपत्ति हम कहते हैं, यानी उसे सर्विएंट हेरिटेज हम कहते हैं। आगे है दोस्तों, इसके कई प्रकार होते हैं। तो इसमें सतत सुखाधिकार किसे कहते हैं? तो सतत सुखाधार वह सुखाधिकार है जिसका उपभोग मनुष्य के बिना जारी रह सकता है, मनुष्य के बिना किसी कार्य के जारी रह सकता है। ठीक है, यह जो होता है इसमें मनुष्य को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, बिना उसके किसी एफर्ट के ही वह जो सुखाचार रहता है वह जारी रहता है। उसको हम कहते हैं सतत सुखाधिकार, यानी कि सतत यानी कंटिन्यूअस जो है हम इसको सुखाचार कहते हैं। वहीं असतत सुखाधिकार किसको कहते हैं? यह वह सुखाधिकार है जिसके उपभोग हेतु मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके उपभोग के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर इसको हम समझाएं तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये हो गया कि पड़ोसी मान लीजिए का द्वारा बाधा डाले बिना, मान लीजिए पड़ोसी जो है का द्वारा बाधा डाले बिना खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने का खा के गृह से संलग्न अधिकार जो है, यह जो है उसका सतत सुखाधिकार है। ठीक, लेकिन वहीं खा की भूमि पर का के गृह से संलग्न मार्गाधिकार जो है यह असतत सुखाचार है। क्योंकि देखिए रोशनी जो आती है घर में दोस्तों, जो मान लीजिए कि अगर ये आपका मकान है, यहाँ पर आपकी खिड़की लगी हुई है, तो अगर जब तक कोई बाधा उत्पन्न ना करे मान लीजिए, तो इधर की जो ज़मीन है तो यहाँ से आपका सतत जो होता है सुखाचार, जो रोशनी आती है सूर्य की, उसको जो मिलता है, उसका जो आप लाभ उठाते हैं उसको सतत सुखाधिकार कहते हैं। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि आपकी ये ज़मीन है और ये किसी दूसरे की ज़मीन है, तो यहाँ से जो रास्ता है, ठीक है, खा की भूमि पर का के गृह से संलग्न, अब इसकी जो भूमि है यहाँ से जो गृह संलग्न जो मार्गाधिकार है, इसको हम जो कहते हैं असतत सुखाचार। अब इसको इसलिए असतत सुखाचार कहते हैं क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए इस मार्ग पर आप जब प्रयास करेंगे, जब कुछ वर्क करेंगे, तभी आप अपने मकान में पहुँच पाएंगे। लेकिन सूर्य की रोशनी लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए उसको सतत सुखाधिकार कहते हैं। और जहाँ मार्गाधिकार टाइप का अगर कोई अधिकार प्राप्त है उसको हम असतत सुखाधिकार कहते हैं। अब इसमें आगे एक प्रकार है प्रकट सुखाधिकार। तो वह सुखाधिकार जिसका अस्तित्व स्थायी चिन्ह से दृष्टिगोचर हो, और अप्रकट सुखाधिकार वह है जिसे किसी चिन्ह द्वारा नहीं देखा जा सकता है। आगे सुखाधिकार जो है दोस्तों, ये कैसा अधिकार है? ये लोकलक्षी अधिकार है, यानी राइट इन रिम, यह लोकलक्षी अधिकार है। यह पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि सुखाधिकार कैसा अधिकार है। ठीक है, व्यक्तिलक्षी है, लोकलक्षी है, तो यहाँ पर इसको याद रखिए, ये लोकलक्षी अधिकार है। अब इसमें सीमित सुखाधिकार, जिसका उपभोग एक सीमित समय के लिए किया जा सकता है, वह सुखाधिकार अस्थायी होने के साथ साथ आकस्मिक होते हैं, यानी कि कंटिंजेंट फॉर्म में होते हैं, जो किसी घटना पर ही निर्भर करते हैं। आकस्मिकताश्रित हो सकते हैं, यानी कंटिंजेंट, जैसे होली, दशहरा, दीपावली के धार्मिक त्योहारों पर समारोह आयोजित करने का अधिकार एक सीमित या अस्थायी सुखाधिकार है। हस्तांतरणीय हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति पर सुखाधिकार अधिरोपित किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको हस्तांतरण करने का मान लीजिए अधिकार प्राप्त है, तो वह ऐसी संपत्ति पर सुखाधिकार अधिरोपित कर सकता है। आगे एक स्थायी पट्टेदार या सुखाधिकार की उत्पत्ति की जा सकती, एक स्थायी पट्टेदार द्वारा जो है सुखाधिकार की उत्पत्ति की जा सकती है। आगे दोस्तों पट्टा कर जो दाता है पट्टे पर दी गई संपत्ति पर ऐसा सुखाधिकार जो पट्टा ग्रहीता के उस रूप में प्राप्त स्वत्व में कमी करने वाला ना हो अधिरोपित कर सकता है। यानी कोई भी पट्टा दाता है तो वह पट्टे की संपत्ति पर कोई भी ऐसा सुखाधिकार सृजित कर सकता है जो कि पट्टा ग्रहीता को उसका उपभोग करने में कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न करता है। यानी कि पट्टा ग्रहीता के उस रूप में प्राप्त जो स्वत्व है में कोई कमी नहीं करता, यानी कि उसके उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न अगर नहीं करता है तो वह पट्टादाता जो है कोई भी उस संपत्ति पर सुखाधिकार जो है वह उसको क्रिएट कर सकता है, सृजित कर सकता है, अधिरोपित कर सकता है। आगे है सुखाधिकार किसी अचल संपत्ति के स्थायी या उस संपत्ति के आधिपत्यधारी द्वारा उसके हितकर उपभोग के लिए एक्वायर किया जा सकता है। आगे जो है सुखाधिकार जो है दोस्तों, सुखाधिकार किसी अचल संपत्ति के स्वामी या उस संपत्ति के आधिपत्यधारी द्वारा
उसके हितकर उपभोग के लिए एक्वायर किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है। आगे इसका आवश्यकता का सुखाधिकार। ऐसा सुखाधिकार है जो संपत्ति के उपभोग के लिए आवश्यक हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो का एक खेत खा को बेचता है जो उस समय केवल कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता है। उस तक पहुँच का के बराबर मिली हुई भूमि को पार किए बिना या पर व्यक्ति की भूमि पर अतिचार किए बिना नहीं हो सकता। खा केवल कृषि प्रयोजनों के लिए का की बराबर मिली हुई भूमि पर से खरीदे हुए खेत तक मार्गाधिकार का हकदार है, यानी कि उसको सिर्फ क्या है, उसकी भूमि से खाली खाली आने जाने का जो अधिकार है उसको सिर्फ उसको मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, ना कि कोई उस पर निर्माण वो कर सकता है। सुखाधिकार के सदृश अधिकार यानी क्वासी ईजमेंट जो है ऐसा अधिकार है जिसमें आवश्यकता का तत्व सापेक्ष रूप में विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में ऐसा सुखाधिकार जो परम आवश्यक नहीं होता परंतु संपत्ति के युक्त उपभोग के लिए आवश्यक होता है परंतु अस्तित्व प्रकल्पित होता है, अर्ध सुखाधिकार कहलाता है। स्थानीय रूढ़ि के आधार पर अर्जित सुखाधिकार रूढ़िक सुखाचार कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है आपका आगे जो है इसका जो उपबंध जो किया गया रूढ़िक सुखाचार का, इसका उपबंध आपका किया गया है सेक्शन 18 में आपका बताया गया। रूढ़िक सुखाचार के बारे में सेक्शन 18 में बताया गया। आगे सुखाधिकार के आवश्यक तत्व, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व? कोई व्यक्ति किसी निश्चित भूमि का स्वामी या अधिभोगी होना चाहिए। आगे ऐसे स्वामी अधिभोगी कुछ हैसियत में कुछ करने या करते रहने अथवा ना करते रहने का अधिकार उपलब्ध हो। ऐसा अधिकार किसी अन्य की भूमि में या भूमि पर या उसके बारे में प्राप्त हो। ऐसा अधिकार किसी व्यक्ति को स्वयं की भूमि के लाभप्रद उपयोग के लिए प्राप्त हो। दो संपत्तियां होना आवश्यक है। सुखाचार के लिए दोस्तों दो संपत्ति का होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि यह दोनों संपत्तियां एक ही हैं और ये बी की है, अगर मान लीजिए ये दोनों का दो लोगों की संपत्ति होना आवश्यक है, दोनों संपत्तियां एक की हो जाएं, अगर मान लीजिए बी इसको बेच दे ए को, तो यहाँ पर सुखाधिकार का जो होता है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सुखाधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे है अधिष्ठायी संपत्ति, यानी दो संपत्तियां होना आवश्यक है, अधिष्ठायी संपत्ति और अनुसेवी संपत्ति। निम्नलिखित व्यक्ति सुखाधिकार अर्जित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी या उसकी ओर से कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति, अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सहस्वामियों में से एक उस हैसियत में, अन्य तथा अन्यों की सहमति से या उसके बिना ऐसी संपत्ति के लाभप्रद उपभोग के लिए, परंतु अचल संपत्ति का पट्टेदार स्वयं अपनी ही अन्य अचल संपत्ति के लाभप्रद उपभोग के लिए कोई सुखाधिकार अपने पट्टे में समाविष्ट संपत्ति में या उस पर अर्जित नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक परंतुक लगा है कि अचल संपत्ति का कोई पट्टेदार स्वयं अपनी ही अन्य अचल संपत्ति के लाभप्रद उपभोग के लिए कोई सुखाधिकार अपने पट्टे में समाविष्ट संपत्ति में या उस पर अर्जित नहीं कर सकता है। तो यह पूछ सकता है कि पट्टेदार ऐसा कर सकता है या नहीं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे परस्व भोग यानी प्रॉफिट प्रेंडरे एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड को या उसकी भूमि पर या उसमें उत्पन्न होने वाली या उसमें संलग्न या उस पर पड़ी हुई किसी वस्तु को हटाने का अधिकारी है। इसको हम परस्व भोग अधिकार कहते हैं। परस्व भोग में अनुसेवी संपत्ति से वस्तु लाने का अधिकार शामिल रहता है। परस्व भोग में अनुसेवी संपत्ति में अधिभावी स्वामी का हित सृजित होता है। परस्व भोग का दावा प्रथाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता है। चिरभोगाधिकार वास्तविक संपत्ति की प्राप्ति का एक ढंग है। ठीक है, चिरभोगाधिकार जो है वास्तविक संपत्ति की प्राप्ति का ढंग है, जहाँ संपत्ति के पास अथवा अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए इसके सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं रह जाता कि उसने अथवा ऐसे व्यक्ति ने जिसे वह संपत्ति प्राप्त हुई थी उस संपत्ति की मियाद से भी पहले से इसी प्रकार उपयोग किया है। तो चिरभोग द्वारा सुखाधिकार अर्जित करने की कई शर्तें हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो चिरभोग द्वारा सुखाधिकार के बारे में दोस्तों जो उपबंध किया गया है वो आपका किया गया है कितने में? सेक्शन आपका 15 में यह किया गया है, चिरभोग द्वारा अर्जन। तो इसके लिए कौन कौन शर्त पूरी होनी चाहिए? तो उसके लिए शर्त ये है कि दावा जो है
दावा किए गए अधिकार का कम से कम 20 वर्षों तक उपभोग किया गया हो, उसे शांतिपूर्ण उपभोग शांतिपूर्ण हो, सुखाधिकार प्रत्यक्ष हो, उपभोग अधिकार के रूप में किया गया हो, उपभोग विवादित भूमि के स्वामी अधिष्ठाता के रुकावट के बिना किया गया हो, उपभोग बिना किसी रुकावट के किया गया हो, ऐसा उपभोग सुखाधिकार के रूप में किया गया हो। तो ये शर्तें हैं चिरभोग द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने का। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो कम से कम 20 वर्ष का उपभोग होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए और उपभोग विवादित भूमि के स्वामी अधिष्ठाता की रुकावट के बिना किया गया हो। ठीक, आगे है, जब वह संपत्ति जिस पर धारा 15 के अधीन चिरभोग के आधार पर सुखाधिकार का दावा किया जाता है सरकार की है, तब दावा किए गए अधिकार को कम से कम 30 वर्षों तक उपभोग किया गया हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर वह संपत्ति किसी आम आदमी की है तो 20 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से प्रत्यक्ष तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उपभोग करता है तो उस पर उसको चिरभोग अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर वही संपत्ति अगर सरकार की है तो वो जितने भी हमने आगे शर्तें बताई उसको 30 वर्षों तक होना चाहिए, शांतिपूर्ण उपभोग हो, 30 वर्षों तक लगातार उपभोग हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, बिना किसी विवाद के हो। तो सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों तक, प्राइवेट पर 20 वर्षों तक, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है, धारा 15 के अधीन अर्जित सुखाधिकारों को चिरभोग द्वारा अर्जित कहा जाता है और ये चिरभोग अधिकार कहे जाते हैं। तो चिरभोग द्वारा अर्जन के बारे में दोस्तों धारा 15 में बताया गया। अधिष्ठायी स्वामी जो है अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्तन या परिवर्धन करके सुखाधिकार में वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक, आगे जो दोस्तों है अगला जो आता है, अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विघ्न किए बिना सुखाधिकार का उपभोग करने का हकदार होता है। यानी कि जो भी अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी अधिभोगी है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के उस सुखाधिकार का उपभोग करने का हकदार वह होता है। आगे है आपका, अधिष्ठायी संपत्ति में किसी हित का स्वामी या ऐसी संपत्ति का अधिभोगी सुखाचार या उसके समानुषंगिक किसी अधिकार में विघ्न के लिए प्रतिकर के वास्ते, विघ्न अगर कोई करता है तो उसके प्रतिकर के वास्ते बाद संस्थित कर सकेगा, परंतु तब जबकि वादी को विघ्न से वास्तव में पर्याप्त नुकसान हुआ। अगर मान लीजिए कोई विघ्न डाला और उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है वास्तविक रूप में, तब वह बाद संस्थित प्रतिकर पाने के बाद संस्थित नहीं कर सकता है। कौन? अधिष्ठायी स्वामी। तो अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण से उस व्यक्ति को सुखाधिकार संक्रांत हो समझा जाएगा जिसके पक्ष में अंतरण हुआ है। मान लीजिए कि यह ज़मीन है, यह ए की है, यह बी की है, यह मान लीजिए अधिष्ठायी संपत्ति है, यह जो है अधिष्ठायी संपत्ति है या अधिसेवी संपत्ति है। अब मान लीजिए इस ज़मीन को अगर ए ने बेच दिया, मान लीजिए सी को बेच दिया, इसको बेच दिया, तो यहाँ से इस ज़मीन पे मान लीजिए अब सी का कब्जा हो गया। ये जो भूखंड था इस पर सी का कब्जा हो गया। अब जो यहाँ मार्गाधिकार, इसको सुखाधिकार, मार्गाधिकार का जो सुखाधिकार प्राप्त था ए को बी की ज़मीन पर, वही चीज़ अब सी को प्राप्त हो जाएगा बी की ज़मीन पर, क्योंकि अब ए की जगह पर अब सी शिफ्ट हो गया क्योंकि ए ने सी को अपनी ज़मीन बेच दी है। तो इसको जितना सुखाधिकार प्राप्त था इसकी ज़मीन पर वह सभी सुखाधिकार अब सी को प्राप्त हो जाएंगे बी की ज़मीन पर। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका, सुखाधिकार का उपयोग जो है अधिष्ठायी संपत्ति के उपभोग से असंबद्ध है। तो सुखाधिकार का जो उपयोग अधिष्ठायी संपत्ति के उपभोग से मतलब संबद्ध अगर नहीं है, ठीक है, यानी कि असंबद्ध है। ठीक, अनुसेवी संपत्ति पर कोई अतिरिक्त भार न अधिरोपित, अनुसेवी संपत्ति पर कोई अतिरिक्त भार न अधिरोपित करता हो तो अधिष्ठायी स्वामी सुखाधिकार के प्रयोग में समय समय पर परिवर्तन कर सकता है। अब इसमें जो है दोस्तों सुखाधिकार का जो है अधिष्ठायी स्वामी सुखाधिकार के प्रयोग में समय समय में परिवर्तन कर सकता है। अनुसेवी संपत्ति पर कोई अतिरिक्त भार न अधिरोपित होता हो तो। अब सुखाधिकार का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने के लिए अधिष्ठायी स्वामी अपना आवश्यक कार्य करने के अधिकार समानुषंगिक अधिकार कहलाते हैं। सुखाधिकार के प्रयोग का परीक्षण के लिए किए गए कार्यों के खर्च का दायित्व अधिष्ठायी स्वामी पर होगा। अब इसे मान लीजिए कि जो भी खर्च होगा सुखाधिकार के प्रयोग या परीक्षण के लिए किए गए कार्यों के खर्च का दायित्व किस पर होगा? अधिष्ठायी स्वामी पर होगा। ये पूछा जाता है। अधिष्ठायी स्वामी जो है अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्धन करके सुखाचार में सारभूत वृद्धि नहीं कर सकता है, इसको भी याद रखिएगा।
सुखाधिकार का उपयोग करने का अधिकार अधिष्ठायी स्वामी को बिना किसी विघ्न के है, इसको मैंने आपको बताया था। तो सुखाचार में बाधा के विरुद्ध उपचार, तो कौन कौन, अगर मान लीजिए कोई सुखाचार में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो अधिष्ठायी स्वामी को कौन कौन से उपचार प्राप्त होंगे? क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार और व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है, यानी किसी के विरुद्ध वह व्यादेश जारी करवा सकता है। निम्न परिस्थितियों में सुखाधिकार का अंत हो जाता है। अब वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सुखाधिकार समाप्त हो जाता है? तो यह दोस्तों जो है आपका, इसको आप एक एक पॉइंट करके आप जान लीजिए, ठीक। पहला है दोस्तों इसमें, किसी ऐसे कारण से जो सुखाधिकार के आरोपित होने से पहले था। मान लीजिए कि जब सुखाधिकार के अधिरोपण से पूर्ववर्ती कारण से उस व्यक्ति का जिसके द्वारा अधिरोपित किया गया था अनुसेवी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता, तब सुखाधिकार जो है वह निर्वापित हो जाता है या समाप्त हो जाता है। दूसरा है स्पष्ट या विवक्षित सम्मोचन द्वारा। अगर मान लीजिए कि कोई भी मतलब अधिसेवी जो स्वामी है वह स्पष्ट तरीके से या विवक्षित तरीके से मान लीजिए उसको समाप्त कर देता है, ठीक। अगला जो है दोस्तों आपका आता है निरसन द्वारा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर जो सुखाधिकार था वह अगर मान लीजिए उसको वो लोग आपस में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, तब भी वह जो होता है समाप्त हो जाता है। आगे है जो दोस्तों आपका निरसन यानी प्रतिसंहरण द्वारा। मान लीजिए अगर उसको मत्स्यवी स्वामी को प्रतिसंहरण की शक्ति प्राप्त रहती है तो वह चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है। सीमित अवधि के लिए जो है, सीमित अवधि की समाप्ति या समाप्त करने वाली शर्त के घटित होने पर, मान लीजिए कोई जो सुखाचार है सीमित अवधि के लिए है तो वह अवधि समाप्त होने पर वह जो सुखाचार है वो समाप्त हो जाता है। आवश्यकता समाप्त होने, मान लीजिए कोई संपत्ति है तो किसी विशेष आवश्यकता के लिए ही अगर वह उस पर सुखाचार प्राप्त है तो आवश्यकता जब खत्म होती है तो सुखाचार भी समाप्त हो जाता है। अनुपयोग होने पर, अगर मान लीजिए उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है तब भी वह समाप्त हो जाता है। अधिभावी दाय में स्थायी परिवर्तन, मान लीजिए कि जो अधिसेवी संपत्ति है उसमें कोई स्थायी, मान लीजिए जो अधिष्ठायी संपत्ति उसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि जिससे वह अधिसेवी संपत्ति पर जो उसका सुखाचार प्राप्त था वह मतलब अपने आप वह अनुपयुक्त हो जाए, वह उसका उपयोग करने लायक ना रह जाए, तो तब भी वह समाप्त हो जाता है। महान शक्ति द्वारा अधीनस्थ दाय में स्थायी परिवर्तन, मान लीजिए किसी ऐसी शक्ति के द्वारा कोई परिवर्तन हो जाए जो कि मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर नहर है, अगर यहाँ से कोई मतलब नदी है, मान लीजिए यहाँ से जलधारा बह रही है, कोई नदी है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई जलधारा बह रही है और रास्ते में किसी का और खेत पड़ता है, उसके बाद किसी और का खेत पड़ता है। अब यहाँ से इसके खेत से होकर के यहाँ पर मान लीजिए जल इसके खेत में जाता था, अब किसी कारणवश कोई भी मान लीजिए प्राकृतिक जो होता है परिवर्तन जो होता है, इसलिए महान शक्ति ये नदी जो होती है यहाँ से यहाँ इधर से बहने लगी, तो यहाँ पर जो इसके खेत में, इसके खेत से पानी इसके खेत में इसको जो प्राप्त था सुखाधिकार इसके खेत से, वह जो होता अपने आप समाप्त हो जाता है। अधिष्ठायी एवं अनुसेवी दाय में से किसी के नष्ट होने पर, मान लीजिए दोनों संपत्तियों में से कोई एक नष्ट हो जाता है तब भी सुखाधिकार जो है वह समाप्त हो जाता है। अगला जो है दोस्तों आपका प्रधान दाय या अधीनस्थ दाय का स्वामी एक होने पर, मान लीजिए दोनों संपत्तियां हैं अधिष्ठायी और अधिसेवी, अगर दोनों का स्वामी एक ही व्यक्ति हो जाए, दोनों का स्वामी एक ही व्यक्ति हो जाए तब भी जो होता है सुखाधिकार समाप्त हो जाता है। 20 वर्षों तक अनुपयोग होने पर, अगर मान लीजिए कि 20 वर्षों तक वह जो अधिष्ठायी संपत्ति है या जो सुखाधिकार उसको मिला था उसका उपयोग नहीं करता तब भी वह स्वतः समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में सुखाधिकार का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। जब अधिष्ठायी और अधिसेवी संपत्ति में से किसी एक के नष्ट होने पर सुखाधिकार समाप्त हो जाता तब निम्नलिखित रूप में पुनर्जीवित हो जाता है। जब विनष्ट दाय 20 वर्ष की समाप्ति के पूर्व पानी के बहाव के कारण एक नई भूमि की स्थापना से फिर से स्थापित हो जाता है, मान लीजिए 20 वर्ष के अंदर ही अगर मान लीजिए वह फिर से स्थापित हो जाता है जो सुखाधिकार था तो फिर वह पुनर्जीवित हो जाता है। और जब विनष्ट दाय एक अधीनस्थ भवन में और 20 वर्ष समाप्त होने के पूर्व ऐसा भवन उसी भूमि पर फिर से बनाया गया, मान लीजिए कि 2 भवन था तो मान लीजिए जो अधिष्ठायी भवन था वह नष्ट हो जाता है तो अधिसेवी भवन, अधिसेवी जो
भवन था या जो ज़मीन था उस पर जो उसको सुखाधिकार प्राप्त था, अगर मान लीजिए 20 वर्ष के अंदर वह फिर से भवन निर्माण वहाँ हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति निर्माण करे उसको उस संपत्ति पर जो होता है सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला है जब विनष्ट दाय एक मुख्य भवन है और 20 वर्ष समाप्ति के पूर्व उक्त भवन फिर उसी भूमि पर इस प्रकार बनाया गया है कि वह अधीनस्थ दाय पर कोई बड़ा भार नहीं लादता है। तो यह भी हमने उसी में आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कि जो कोई भवन नष्ट हुआ है तो फिर से वहीं पर बन जाता है, तो आदिसेवी भवन पर अगर कोई बहुत बड़ा जो भार नहीं लादे तो वह फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। स्वामित्व की एकता द्वारा समाप्त सुखभोग की यानी सुखाधिकार की स्थिति में पुनर्जीवित हो जाता है जब दान इच्छा पत्र जिसके द्वारा स्वामित्व की एकता प्रस्तुत की गई थी उचित न्यायालय की आज्ञप्ति द्वारा रद्द किया जाता हो। मान लीजिए दो प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए यह मर्ज हो गई है, फिर किसी कारण से विवाद होने पर यह अलग अलग हो जाती है, तो फिर से वह जिंदा हो जाती है, फिर से पुनर्जीवित हो जाता है सुखाधिकार। आगे निलंबित सुखाधिकार की स्थिति में वह पुनर्जीवित हो जाता है जब धारा 47 के अंतर्गत अधिकार की समाप्ति के पहले निलंबन का कारण हटा दिया जाता है। अनुज्ञप्ति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो अनुज्ञप्ति किसको कहते हैं दोस्तों, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अनुज्ञप्ति का संबंध किसी भूमि के स्वामित्व से नहीं होता क्योंकि यह पूर्णतः एक वैयक्तिक अधिकार है। अनुज्ञप्ति धारक के कार्यों को वैधता प्रदान करता है। अनुज्ञप्ति सकारात्मक अधिकार है। अनुज्ञप्ति प्रदाता द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं है। यहाँ पर जान लीजिए सुखाधिकार जो होता है हस्तांतरणीय है, अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं है। सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में उपस्थित होने की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरित की जा सकती है। ठीक है, ये इसका अपवाद है। ठीक, जैसे सिर्फ सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर ही लागू है। सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में उपस्थित होने की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरित की जा सकती है। अनुज्ञप्ति के निरसन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं है। अनुज्ञप्तिदाता को जब वह चाहे अनुज्ञप्ति को निरसित कर सकता है, उसके लिए उसको अनुज्ञप्ति ग्रहीता को नोटिस देना जरूरी नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी को हित प्रदान नहीं किया जाता है, अतः वह अपने नाम वाद दायर नहीं कर सकता। यानी कि जो होता है लाइसेंसी जो होता है उसको जो होता है उसमें जो मान लीजिए उसने लाइसेंस दिया उसमें उसको क्या होता है हित नहीं प्राप्त होता, इसलिए अपने नाम से वाद दायर नहीं कर सकता। पट्टे में भूमि या अन्य अचल संपत्ति में निहित हित का अंतरण होता है, जबकि अनुज्ञप्ति में हित का अंतरण नहीं होता है। सुखाधिकार का अंतरण संपत्ति के हस्तांतरण के साथ होता है, जबकि अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक, यह अंतर है, आप जान लीजिएगा कि सुखाधिकार जो है संपत्ति के अंतरण के साथ हस्तांतरित है, जबकि अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण नहीं होता है संपत्ति के हस्तांतरण के साथ। सुखाधिकार के अंतर्गत अनुसेवी संपत्ति पर कोई कार्य करने या ना करने का अधिकार होता है, इसलिए यह सीमित अधिकार है क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसेवी संपत्ति से वस्तु लाने का अधिकार शामिल रहता है। जहाँ अनुज्ञप्ति किसी प्रतिफल के अधीन और नियत समय के लिए प्रदान की गई है, वहाँ ऐसे नियत समय से पूर्व बेदखल करने पर अनुज्ञप्तिदाता से अनुज्ञप्तिग्राही क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। कहाँ दिया गया, सेक्शन 64 में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिए, उसको जा करके आप सॉल्व कर लीजिए और मैं इसमें सॉल्व कराता रहूँगा क्वेश्चन। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।